यूट्यूब चैनल ऑल लर्नर। आज हम करने वाले साइंस 2018 के क्वेश्चंस पेपर कंप्लीट डिस्कशन रहेगा हमारा साइंस का। और इसके अलावा पेडागोजी जो रहेगी उसको भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। एंड पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड कमेंट में भी आप मेंशन कर सकते हैं यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और सितंबर 2016 का पेपर जो था वो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया हुआ है, तो वो भी मैं बहुत जल्दी डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। यूट्यूब चैनल ऑल लर्नर, आज हम करने वाले हैं साइंस का 2018 का क्वेश्चन पेपर। अब इसमें दिसंबर जनवरी नहीं लिखा मैंने, क्योंकि 2018 में एक ही पेपर हुआ था। 2017 में कोई भी पेपर सीटेट ने कंडक्ट नहीं कराया था, ठीक है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी आपको सितंबर 2016 का पेपर सोल्व नहीं कराया हुआ है, बिकॉज उसका पीडीएफ अभी मेरे पास अपलोड नहीं था। तो उसकी पीपीटी जैसे ही प्रिपेयर होती है आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प कौन से हैं? वाइपर है, एनाकोंडा है, बोआ है या फिर जालीदार अजगर है? वाइपर, एनाकोंडास, बोआस या फिर रेटिकुलेट पाइथन्स। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाता है, वो है रेटिकुलेट पाइथन्स। याद रखिएगा सबसे बड़े सांप यही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि सभी लोग योगा किस लिए करते हैं? ये इट इज़ अ सिंपल एक्सरसाइज, इसलिए इट कीप्स पीपल हेल्दी, इट इंक्रीज हंगर, इट ब्राइंग्स हैप्पीनेस। तो सबसे मेन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका, यह लोगों को स्वस्थ रखता है, यानी कि इट कीप्स पीपल हेल्दी, इसलिए योगा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पैक्स वाज डिस्कवर्ड बाय। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की? रोनाल्ड रोस, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, एडवर्ड जेनर ही थे जिन्होंने चेचक का टीका सबसे पहले बनाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एट प्रिजर्वेटिव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कॉपर सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सोडियम बेंजोएट। इसका आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाएगा? अल्कोहल, दही, चीनी या नमक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अल्कोहल के उत्पादन में चीन को ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम किण्वन बोलते हैं। किण्वन को इंग्लिश में बोला जाता है फर्मेंटेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी तो राइबोसोम के साथ क्या? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को सिंथेसाइज करता है, तो राइबोसोम किसका करेगा? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा, राइबोसोम आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा? देखिए, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है? यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन ले लिए मैंने एन, टाइम हो गया 16 सेकंड। 16 टू जा 32, 32 इज इक्वल टू एन, यानी कि कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट करेगा? वो 32 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता या फिर एल्यूमिनियम। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक या एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। सोडियम वो धातु है जिसको हम वायु में खुला रख देते हैं और वह जलने लगती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? यानी MgOH के होल्टोइस का उपयोग किस रूप में किया जाएगा? ऑक्सीकारक, अपचायी कारक, प्रति अम्ल या फिर किण्वन। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर एक मिनट, पेन कहाँ गया? ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला, प्रति अम्ल के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहता है, हाइड्रोजन वो गैस है जो पॉप की ध्वनि के साथ चलती है। कब निकलेगी? जब आप मेटल को एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करोगे तब हाइड्रोजन गैस आपकी प्रोड्यूस होगी। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन सा या कौन से असंपर्क बल के उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण, पेशीय या फिर चुंबकीय बल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका, चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल को भी असंपर्क बल ही माना जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीटेट ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर गया था। और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन होना था कि फर्स्ट एंड थर्ड बोथ, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं हम या फिर मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, दोनों ही आपके गैर संपर्क बल के उदाहरण होते हैं।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। मधुमेह रोग किस हार्मोन को नियंत्रित करेगा? किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन या फिर थाइमोसिन? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। इंसुलिन हार्मोन होता है जो कि हमारा पेनक्रियास से या फिर हिंदी में हम बोलते हैं अग्नाशय से रिलीज होता है और जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? तो सीएनजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। सीएनजी हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं होता, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है, रेड डेटा बुक किसका रिकॉर्ड करती है? संकटपन प्रजातियों का, विलुप्त प्रजातियों का, वनस्पति का या फिर पशु वर्ग का? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। संकटापन प्रजाति यानी कि इंडेंजर्ड स्पेसीज का रिकॉर्ड रेड डाटा बुक रखती है। क्वेश्चन नंबर 75, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? यानी कि जो आपके शूज़ के सोल होते हैं वो एकदम चिकने नहीं होते, वो कुछ ट्रेड टाइप्स के होते हैं। वो क्यों होते हैं? जूते को और मजबूती देने के लिए, जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते का नवीन जीवन बढ़ाने के लिए। तो यदि हम इंग्लिश की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज करने के लिए जो आपका शूज़ रहेगा, शूज़ का सोल बिल्कुल एकदम फ्लैट ना होकर उसमें आपको कुछ भी यहाँ पर पैटर्न बने हुए मिल सकते हैं। किस वजह से? ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए और आप गिरो ना। क्वेश्चन नंबर 76, सरिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया, एक मिनट हिंदी में थोड़ा कटा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ मैं। सरिका टुक डिस्टिल वाटर इन अ बॉटल एंड ट्राई टू फाइंड वेदर इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। व्हाट इज सी लाइकली टू फाइंड? सरिका क्या करती है? डिस्टिल वाटर लेती है और फाइंड करने की कोशिश करती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उसे क्या रिजल्ट मिलेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, इट इज़ ए इंसुलेटर। डिस्टिल वाटर इंसुलेटर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित धारा प्रवाहित होने की न्यूनतम सीमा है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित धारा प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। सभी भवनों में विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो यह सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उड़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर नंबर विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए न्यूनतम सीमा है। बिल्कुल ये कथन असत्य है, क्योंकि न्यूनतम सीमा कुछ नहीं है। न्यूनतम सीमा आप कितनी भी धारा को प्रवाहित कर सकते हो, लेकिन अधिक से अधिक प्रवाहित करने की वहाँ पर लिमिटेशन होती है कि आप इससे ज़्यादा प्रवाहित नहीं कर सकते, नहीं तो आपका वायर ख़राब हो सकता है या फिर और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस स्थान में चक्रवात अधिक प्रभावित होने की संभावना है? यानी कि किस जगह पर आपको सबसे ज़्यादा चक्रवात देखने को मिलते हैं? पोरबंदर, पुरी, मुंबई या फिर गोवा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। जो आपका पुरी होता है, पुरी है यहाँ पर जगन्नाथपुरी यानी उड़ीसा में, तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा चक्रवात देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि ऋतुएं क्यों बदलती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है, या फिर पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समानांतर है। तो राइट आंसर ये रहेगा, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आपको शायद पता होगा ये हमारी पृथ्वी इतनी झुकी हुई है यहाँ पर, और ये 23:1/2 डिग्री यहाँ पर झुकी हुई है, जिस वजह से हमको पता होता है कि दिन और रात मौसम परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, कॉलम्स को मैच करना है। यदि हम वृक्ष वृत्तांत की बात करें तो बड़े बड़े वृक्षों की शाखाएं होती हैं। ह्यूमस क्या होता है? पादपों के मृत ऊतक होते हैं। अपघटक सूक्ष्मजीव होते हैं एंड शाही जंगली जीव होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लो ए का फोर्थ कहाँ है? ए का फोर्थ ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों जरूरी है? यानी कि विज्ञान में आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट किस लिए जरूरी है? बिकॉज इट इज़ अ डायग्नोस्टिक, ये निदानात्मक है। इसके बाद आप निदान कर सकते हो बालक की समस्याओं का। क्वेश्चन नंबर 82, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है क्यों? विद्यार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, शिक्षकों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है कि शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन और प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करें, इसलिए विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हो? कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु नवीन तकनीक का प्रयोग, शिक्षार्थियों को परियोजना देना, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो बिल्कुल सही बात, यदि आप उससे रिलेटेड एक्टिविटी करा रहे हो तो वो सबसे अच्छा तरीका होगा।
क्वेश्चन नंबर 84, NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा के प्रति सत्य होती है, इसका अर्थ विज्ञान बालक को दुनिया में कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त रखने में सक्षम हो, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए, या फिर विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है? खुला मस्तिष्क, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, या फिर कठिन कार्य। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाता है, कठिन कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा सबसे अच्छी होगी? चर्चा, गतिविधि आधारित, उदाहरण, या फिर प्रदर्शन। तो यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड जो शिक्षण होता है वो सबसे प्रभावी होता है, आप साइंस में कुछ भी पढ़ा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। 87 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है? विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता, सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जन करने में सहायता करना। तो क्या पूछा, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्यों है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ होगा? अंतिम एवं रचनात्मक, अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधि और अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। तो ये सही है कि आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास हो, तो वो हमारा CCE के अंदर आ जाता है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? स्थिति की कल्पना, समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, या फिर अवलोकन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 माना गया है अकॉर्डिंग टू सीटेड कि अवलोकन करना समस्या समाधान का प्रथम चरण नहीं है, बिकॉज स्थिति की कल्पना तो आपको करना ही पड़ेगा, प्रयास भी करना पड़ेगा और उसका निष्कर्ष भी आपको निकालना ही पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? समानताओं का चित्रण, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, अवधारणाओं को एक दूसरे जोड़ना, या फिर उपयोग। अनुरूपता विधि का एक चरण है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 समानताओं का प्रतिचित्रण। एनालॉजी मतलब यही होता है कि आप एक दूसरे से रिलेट करते हुए चीज़ों को सोल्व कर सको। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको सारी वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगी, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैथ्स एंड साइंस का जितना भी कंटेंट है वो सारा मैं मेरे चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओला लर्नर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।